प्यारे बच्चों, आज के हमारे अध्ययन का विषय है अर्थशास्त्रीय प्रकृति तथा अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेनकिन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्कोप एंड मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित 3 बातों को शामिल किया था, जिसमें पहली अर्थशास्त्र की विषय सामग्री सब्जेक्ट मैटर, दूसरा अर्थशास्त्र की प्रकृति नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों के साथ संबंध। लेकिन कई आधुनिक अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र में उनके अन्य शास्त्रों के साथ संबंध के स्थान पर अर्थशास्त्र की सीमाओं के अध्ययन को शामिल करते हैं और इस तरह अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो जाता है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्रीय प्रकृति और अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का अध्ययन हम पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में अर्थशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन बहुत ही विस्तार से करेंगे। उम्मीद है आप कि अर्थशास्त्र की प्रकृति के संबंध में जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी शक हैं, वो सारे दूर होंगे और आपको यह विषय अच्छी तरह समझ में आएगा। प्रकृति से अभिप्राय किसी विषय के उन गुणों अथवा विशेषताओं से है जो उसे विज्ञान अथवा कला की श्रेणी में रखते हैं कि वह विषय विज्ञान है अथवा कला है, उसको विज्ञान विषय में पढ़ा जाए अथवा कला विषय में पढ़ा जाए। जिस तरह किसी बच्चे के पैदा होने पर उसकी तुलना उसके माता या पिता से की जाती है कि वह किस पर गया है अथवा उसमें किसके गुण ज़्यादा मिलते हैं अथवा दोनों के गुण मिलते हैं, ठीक इसी तरह से प्रत्येक विषय की विशेषताओं के आधार पर उसकी भी तुलना की जाती है कि वह विज्ञान के विषयों में पढ़ा जाए अथवा आर्ट के विषयों में। जहाँ विज्ञान के विषय तर्क, ज्ञान, अध्ययन, लंबी प्रक्रिया के बाद नियमों के निर्माण पर बल देते हैं, वहीं आर्ट के सब्जेक्ट या आर्ट के विषय किसी भी काम में हमें महारत हासिल करवाते हैं, दक्षता हासिल करवाते हैं, वह किसी काम को बेहतर तरीके से करना सिखाते हैं। विज्ञान के विषय में नियमों का निर्माण कर उनके आधार पर कार्य किया जाता है और कला में किसी भी कार्य में दक्षता हासिल की जाती है, फिर उस दक्षता के आधार पर उस कार्य को किया जाता है, जैसे ड्राइंग, संगीत, भाषा आदि। इस तरह प्रत्येक विषय को या तो विज्ञान विषय के रूप में पढ़ा जाता है या आर्ट विषय के रूप में। बस विषयों का यही बंटवारा उस विषय अथवा शास्त्र की प्रकृति कहलाता है। प्रत्येक शास्त्र की इसी प्रकृति को 2 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है कि वह शास्त्र विज्ञान है, कला है अथवा विज्ञान और कला दोनों है। अब हम जानेंगे कि विज्ञान की विशेषताएं क्या होती हैं और क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है या दोनों है। विज्ञान की परिभाषा, तो सबसे पहले हम विज्ञान की परिभाषा लेंगे कि विज्ञान किसे कहा जाता है। विज्ञान किसी विषय का क्रमागत और तथ्यों के आधार पर अध्ययन है। क्रमागत का मतलब होता है कि किसी विषय के बारे में पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, फिर परखा जाता है, फिर जांचा जाता है और फिर उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल करके नियम बनाए जाते हैं। इसी तरह से जो विज्ञान है वह किसी घटना के घटने के जो कारण होते हैं और उसके बाद जो परिणाम सामने निकलते हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करता है। तो साधारण रूप में हम इसको कह सकते हैं कि किसी घटना के कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करके उसका तर्क आधारित अध्ययन करता है। यहाँ विज्ञान को भी हम 2 भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा है सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति आधारित विषयों का अध्ययन करते हैं, जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल आदि। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन करते हैं। इसका संबंध मनुष्य से होता है, इसका संबंध मनुष्य के व्यवहार से होता है, मनुष्य के सामाजिक और आर्थिक व्यवहार से होता है। जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि को सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। अब अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है? अगर विज्ञान है तो विज्ञान क्यों है, हम इस पक्ष में
इसके तरफ देखते हैं। विज्ञान की कुछ विशेषताएं होती हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर विज्ञान की सबसे पहली विशेषता होती है क्रमागत अध्ययन, यानी कि उसका अध्ययन एक तरतीब से, एक ढंग से, एक क्रम के अनुसार किया जाता है। जिस तरह विज्ञान विषयों में तथ्यों को एकत्रित करके व लंबे समय तक प्रयोगशालाओं में उन पर अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक उसी तरह अर्थशास्त्र में भी लंबे समय तक आंकड़ों को एकत्रित करके, व्यवस्थित करके, उनको पूरी तरह जांच व परख करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे उपभोक्ता वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदता है, आय ज़्यादा होने पर ज़्यादा मांग करता है, उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, उत्पादक अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। जैसे बहुत से अर्थशास्त्र उदाहरण हैं जो अर्थशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। इन सब के लिए लंबे समय तक पहले आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, जांचा जाता है, फिर नियम बनाए जाते हैं, फिर अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह अर्थशास्त्र विषय का भी विज्ञान के विषयों की तरह क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। दूसरी विशेषता होती है विज्ञान की, वैज्ञानिक नियम। क्या अर्थशास्त्र इस पर भी खरा उतरता है या नहीं? अब हम यहाँ पर इसको देखेंगे। जिस तरह विज्ञान विषयों के नियम होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, न्यूटन की गति का नियम, ठीक इसी तरह अर्थशास्त्र भी नियमों के आधार पर कार्य करता है, और इसे हम अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे भी। जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम, उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल का नियम, घटते प्रतिफल का नियम आदि। ये अर्थशास्त्र के नियम है जिनके आधार पर अर्थशास्त्र काम करता है। एक उत्पादक काम करता है, एक उपभोक्ता काम करता है। तीसरी विशेषता है नियमों की सत्यता की जांच, कि क्या जो अर्थशास्त्र विषय के विषय बनाए जाते हैं, क्या उनकी सत्यता को जांचा जा सकता है। प्रत्येक विज्ञान अपने नियमों की जांच भी करता है कि वे नियम सही हैं या नहीं। प्राकृतिक विज्ञान के नियमों को प्रयोगशालाओं में जांचा जा सकता है, परंतु अर्थशास्त्र विषय की प्रयोगशाला पूरी अर्थव्यवस्था होती है, परंतु इसके नियमों की सत्यता को भी जांचा जा सकता है। जैसे कीमत कम करके उसके मांग के प्रभाव को देखा जा सकता है, और इस आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि मांग का नियम बाजार में लागू होता है या नहीं, मांग का नियम कार्य करता है अथवा नहीं। इस तरह हमने देखा कि अर्थशास्त्र को भी कई विशेषताओं के आधार पर विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है, परंतु अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक विज्ञान के नियमों की तरह अटल व सार्वभौमिक नहीं होते। मतलब जिस तरह प्राकृतिक विज्ञान के नियम कभी भी परिवर्तित नहीं होते और वो अटल रहते हैं, क्योंकि वो प्रकृति पर आधारित होते हैं। मनुष्य के जो व्यवहार है वो परिवर्तित होता रहता है, उसके विचार परिवर्तित होते रहते हैं, और अर्थशास्त्र मनुष्य के विचारों पर निर्भर है, सामाजिक विज्ञान है। इसी कारण मनुष्य के व्यवहार व विचार पर निर्भर होने के कारण इसके नियमों में कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन फिर भी अधिकतर परिस्थितियों में यह नियम लागू होते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और मानव समाज में रहता है, इसलिए इसमें मानव के सामूहिक रूप, मतलब समाज की आर्थिक क्रियाओं का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में अर्थशास्त्र को नहीं रखा जाता। इस तरह हमने देखा कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, और विज्ञान में भी यह सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र कलाओं में सबसे प्राचीन और विज्ञान समूह में नवीनतम सभी सामाजिक विज्ञानों की साम्राज्ञी व रानी है, क्योंकि पहले अर्थशास्त्र को आर्ट विषय के अंदर रखा जाता था, कला संकाय के अंदर रखा जाता था, लेकिन आजकल बहुत सी यूनिवर्सिटी, बहुत सी कॉलेज इसको विज्ञान विषय के रूप में भी पढ़ाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विज्ञान समूह में यह नवीनतम है, नया है, आजकल इसको विज्ञान की तरह से पढ़ाया जाता है। जैसे यदि हम 10वीं की सामाजिक की पुस्तक को भी देखें, तो पहले 10वीं की सामाजिक की पुस्तक में सामाजिक अध्ययन लिखा आता था, जिसमें हम केवल उसका अध्ययन करते थे, उसको जानते थे, लेकिन आजकल उसके अंदर भी सामाजिक विज्ञान विषय लिखा आता है, क्योंकि हम सामाजिक को भी वैज्ञानिक तरीके से तर्क पर आधारित करके उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। यह स्पष्ट हो जाने के बाद प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्शात्मक विज्ञान अथवा दोनों। अब वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान को जानने के लिए हमें जानना होगा कि वास्तविक विज्ञान क्या है
और आदर्शात्मक विज्ञान क्या है? क्या अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है? यह जानने के लिए यह जानना होगा कि वास्तविक विज्ञान क्या है। वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें किसी विषय केवल सही वास्तविक स्थिति का वर्णन किया जाता है। यह केवल किसी घटना के निश्चित वर्णन तक सीमित रहता है। यह केवल यह व्याख्या करता है कि स्थिति क्या है, यह कैसे कार्य करती है और इसके प्रभाव क्या है। अर्थशास्त्र के विषय में बात करें तो वास्तविक विज्ञान यह तो बता देगा कि समस्या क्या है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, व्यापार शेष असंतुलित है आदि। लेकिन इस समस्या का समाधान अथवा कोई सुझाव वास्तविक विज्ञान नहीं सुझाता है। इस तरह हम देखते हैं कि वास्तविक विज्ञान केवल वास्तविकता अर्थात क्या, कैसे और क्यों का अध्ययन करता है। वास्तविक विज्ञान के नाते अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक समस्याएं क्या हैं, क्या थी, क्या होंगी। वास्तविक अर्थशास्त्र में जिन समस्याओं तथा मुद्दों का अध्ययन किया जाता है उनकी सत्यता की जांच भी की जा सकती है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध क्या है से है। यह किसी की समस्या के समाधान के लिए कोई सुझाव नहीं देता है। वास्तविक कथन का हमेशा सत्य होना जरूरी नहीं है। ये सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं। यदि कहा जाए कि भारत की जनसंख्या 3 से अधिक है तो यह एक वास्तविक कथन तो हो सकता है, लेकिन यह असत्य है क्योंकि इसको जनसंख्या देख करके जांचा जा सकता है कि यह सही है अथवा गलत है। इसके विपरीत आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में किसी समस्या का समाधान करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का संबंध क्या होना चाहिए से है। इसके कथन समस्याओं को सुलझाने में कई प्रकार के सुझाव देते हैं। ये कथन मूल्यांकन भी करते हैं, सही गलत क्या है इसके ऊपर भी इसके अंदर विचार किए जा सकते हैं, डिबेट की जा सकती हैं। ये किसी नीति के संबंध में सलाह भी देते हैं कि यह नीति सही होगी या गलत। मोटे तौर पर आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का संबंध क्या होना चाहिए से है, मतलब समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, जबकि वास्तविक अर्थशास्त्र सिर्फ इस पर जोर देता है कि समस्या क्या है। यह किसी समस्या के समाधान के लिए सुझाव देता है, उसके बारे में समाधान बताता है, लेकिन इसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती क्योंकि सिर्फ यह एक विचार है, सिर्फ एक राय देता है कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। अब उस समस्या का समाधान करने के बाद ही यह पता लगेगा कि यह विचार, यह राय सही थी या गलत थी, और विचार की सत्यता की जांच इस विचार के लागू होने के बाद ही हो सकती है। सही या गलत के बारे में बाद में ही पता लग सकता है। जैसे निर्धनता की समस्या का हल करने के लिए नौकरी में आरक्षण का सुझाव, बेरोजगारी दूर करने के लिए दिया गया कोई सुझाव, महंगाई को कम करने के लिए सुझाव। अब ये सुझाव कितने सफल होंगे या नहीं होंगे इसको जांचने का कोई निर्धारित सूत्र नहीं है। जब ये सुझाव लागू किए जा सकेंगे, जाने के बाद लंबे समय के बाद ही पता लगेगा कि ये सुझाव सही थे या गलत थे। वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के अंदर अगर हम अंतर करें तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक अर्थशास्त्र भूत, वर्तमान तथा भविष्य की आर्थिक समस्याओं से संबंधित है, जबकि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र केवल आर्थिक समस्याओं पर अर्थशास्त्रियों के विचार मात्र होते हैं कि वो क्या होंगे। वास्तविक अर्थशास्त्र के कथन क्या था, क्या है तथा क्या होगा से संबंधित है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के कथन क्या होना चाहिए से संबंधित है। वास्तविक अर्थशास्त्र तथ्यों को रखता है, वह उनके बारे में कथन कहता है। ये सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं, और इनको जांचा भी जा सकता है कि यह सत्य है अथवा नहीं है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र किसी घटना अथवा समस्या के बारे में अपने विचार प्रकट करता है, इसलिए विचारों के परिणाम सही होंगे या गलत इसको जांचा नहीं जा सकता। वास्तविक अर्थशास्त्र के कथनों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, अर्थात इन पर कोई वाद विवाद नहीं हो सकता। इसके विपरीत आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के कथनों पर मूल्यांकन किया जा सकता है कि ये विचार सही होंगे, गलत होंगे, इसके गुण और अवगुणों पर चर्चा की जा सकती है। इसके बाद हमारे पास आता है कि अर्थशास्त्र कला के रूप में किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब ज्ञान का प्रयोग किया जाता है तो उसको कला कहा जाता है। जैसे हमने कोई संगीत सीखा, संगीत की जितनी बारीकियां थी उनको सीखा, संगीत के जितने नियम थे उनको सीखा, फिर जब उस संगीत को हमने गाया, बजाया, तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि वह वास्तव में
बहुत बड़ा कलाकार है, यानी कि कला का परिचय सिर्फ कला के प्रदर्शन के बाद ही होता है। इसलिए ज्ञान का जब प्रयोग किया जाता है, जीवन में प्रयोग किया जाता है, व्यवहार में उसको लाया जाता है, तो उसी चीज़ को कला कहा जाता है। हम जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी है, यह सूचना अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान से प्राप्त होगी। सरकार का लक्ष्य बेरोजगारी को दूर करके पूर्ण रोजगार प्राप्त करना होता है। यह कैसे किया जा सकता है, इस बारे में सुझाव आदर्शात्मक अर्थशास्त्र देगा। लेकिन अब उन नीतियों का लागू करना शेष है। जब उन नीतियों को लागू किया जाएगा सरकार के द्वारा, सरकार के अधिकृत कर्मचारियों के द्वारा, तो उसको कला कहा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें वास्तविक अर्थशास्त्र ने बता दिया समस्या क्या है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र ने बता दिया उसका समाधान कैसे होगा। अब उस समाधान को, यानी कि इस आधार पर सरकार द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाएगा और समस्या का समाधान किया जाएगा। इस तरह नीतियों का निर्माण विज्ञान है और उनका व्यवहारिक प्रयोग करके समस्या का समाधान करना कला है। इस तरह विस्तार से अध्ययन के द्वारा हमने देखा कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों ही हैं। अब हम अर्थशास्त्र की प्रकृति को एक चित्र के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। अर्थशास्त्र की प्रकृति विज्ञान है अथवा कला है। विज्ञान है तो प्राकृतिक विज्ञान है अथवा सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्शात्मक विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान का मतलब क्या है से है, और आदर्शात्मक विज्ञान का मतलब क्या होना चाहिए से होता है। अब हम कुछ और बातों के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में विस्तृत अर्थ में प्रयोग की जाने वाली धारणा है। अर्थव्यवस्था वह पूरा क्षेत्र है जिसमें उपभोग, उत्पादन, निवेश तथा विनिमय जैसी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। यह क्षेत्र एक गांव, एक जिला, एक राज्य, संपूर्ण देश अथवा विश्व भी हो सकता है। एक व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होता है। इसके लिए वह कम या अधिक मात्रा में दूसरों पर निर्भर करता है। इस अंतर निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था को सरल तथा जटिल अर्थव्यवस्थाओं में बांटा जाता है। यदि अंतर निर्भरता का स्तर, यानी कि एक दूसरे पर निर्भरता का स्तर कम है, तो इसे सरल अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और यह अंतर निर्भरता और विनिमय का स्तर जितना ज़्यादा होता जाता है, अर्थव्यवस्था उतनी ही जटिल होती जाती है। सरल अर्थव्यवस्था और जटिल अर्थव्यवस्था के बीच में अगर हम अंतर करें तो हम कह सकते हैं कि सरल अर्थव्यवस्था में लोगों का आय स्तर बहुत कम होता है, निम्न होता है। जटिल अर्थव्यवस्था में लोगों की आय का स्तर ऊंचा होता है, लोगों की आय ज़्यादा होती है। सरल अर्थव्यवस्था में लोगों की आवश्यकताएं तो बहुत होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होती। लेकिन जटिल अर्थव्यवस्था में आवश्यकताएं अनेक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। सरल अर्थव्यवस्था में लोगों की एक दूसरे पर निर्भरता बहुत कम होती है और वे ज़्यादातर ज़रूरतें अपने आप ही उत्पादन करके पूरी कर लेते हैं। जटिल अर्थव्यवस्था के अंदर यह निर्भरता का स्तर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वस्तुएं और ज़रूरतें दोनों ही बहुत ज़्यादा होती है। सरल अर्थव्यवस्था में एक दूसरे पर निर्भरता कम होने के कारण लेन देन या विनिमय की मात्रा भी कम होती है, जबकि जटिल अर्थव्यवस्था में वस्तुएं ज़्यादा होने के कारण, आवश्यकताएं ज़्यादा होने के कारण, एक दूसरे पर निर्भरता ज़्यादा होने के कारण लेन देन ज़्यादा होते हैं, जिस कारण विनिमय की मात्रा भी ज़्यादा होती है। अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, यहाँ पर अर्थव्यवस्थाओं को मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा जाता है। वो किस आधार पर बांटा जाता है उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। एक देश में आर्थिक क्रियाएं उस देश की सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती है, परंतु किसी देश में नियंत्रण का यह स्तर, नियंत्रण की यह मात्रा अधिक व किसी में कम होती है। चीन, रूस, उत्तरी कोरिया जैसे देशों में यह नियंत्रण का स्तर बहुत अधिक होता है और यूएसए और यूके जैसे देशों में नियंत्रण का यह स्तर बहुत कम होता है। इसके अलावा कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी भी होती है जिसमें नियंत्रण का स्तर न बहुत कम व न बहुत ज़्यादा होता है और इसमें मिला जुला नियंत्रण होता है, कुछ सरकार का और कुछ निजी सेक्टर का। इस तरह की अर्थव्यवस्थाओं को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था शब्द है को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले नियंत्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी इसी को बोल दिया जाता है, अथवा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी इसी को बोल दिया जाता है। दूसरा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था भी इसको कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी इसको कह दिया जाता है। और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था।
नियंत्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था अथवा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाएं कौन सी होती हैं? ये वे अर्थव्यवस्थाएं होती है जिनमें आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण सरकार या सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी केंद्रीय अधिकारी के द्वारा किया जाता है। वह यह निर्णय लेता है कि किस वस्तु का वह कितना उत्पादन किया जाए, जिससे अर्थव्यवस्था के अधिकतम वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, लोगों का कल्याण किया जा सके। यहाँ उत्पादन के साधनों पर सरकार का ज़्यादातर नियंत्रण और स्वामित्व होता है। यह बाजार अर्थव्यवस्था की तरह स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाएं नहीं होती। इसके अंदर सारे कार्य सरकार की देखरेख में किए जाते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था है बाजार अर्थव्यवस्था। इसको स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कह दिया जाता है क्योंकि इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। ये वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार भरोसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। इसमें उत्पादकों द्वारा उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनकी बाजार में मांग अधिक है और उत्पादकों को उनके उत्पादन में बिक्री से अधिक लाभ हो। उन्हीं चीज़ों का उत्पादन उत्पादकों के द्वारा किया जाएगा जिससे उनको ज़्यादा लाभ हो। इस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता भी अपनी पसंद की वस्तुओं खरीदने के लिए स्वतंत्र होता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। किस वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, कितना उपभोग करना है, किस चीज़ का उपभोग करना है, इस संबंध में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। यह बाजार में उत्पादक और उपभोक्ता द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, ये वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनमें बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था दोनों की ही विशेषताएं होती हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में कुछ आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों यानी कि मांग और पूर्ति पर स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और इसके साथ साथ कुछ आर्थिक क्रियाओं पर सरकार अपना नियंत्रण बढ़ाए रखती है ताकि उत्पादन, उपभोग तथा निवेश की संपूर्ण प्रक्रिया को सही तरीके से चलाया जा सके। विकास और समृद्धि वृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय भी इसके अंदर सुनिश्चित करने के लिए सरकार हस्तक्षेप करती है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के अंदर कुछ विषयों को पढ़ा जो सबको समझ में आ गए होंगे।